गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम की क्लास है ये। देखिए C4 क्लास है, हमारी चौथी क्लास है, 3 क्लासेस पहले हो चुकी है। अब तक हमें समझ में आ गया जो कठोर हैं, मृदु हैं, अम्ल क्षार, किस तरह से उनको कठोर में डाला गया और कुछ को मृदु में वर्गीकृत किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो यह है कि अम्ल तथा क्षार का कठोर तथा मृदु में वर्गीकरण। देखिए किसी भी अम्ल क्षार को कठोर तथा मृदु अभिकारकों से अभिक्रिया के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि जो अम्ल क्षार है वह कठोर है या मृदु। हमने लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक पढ़ा था, ये इस टॉपिक मैंने शुरुआत कर दी थी। इस वाले टॉपिक में अभी स्टार्टिंग ही चल रही थी, जिसमें मैंने एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया था और बताया था कि इस रिएक्शन को देख के हम क्षार बता सकते हैं कि कौन सा क्षार है, ये कठोर है या मृदु। तो जो अम्ल तथा क्षार का कठोर तथा मृदु वर्गीकरण है, उसमें सबसे पहले देखिए किसी भी अम्ल तथा क्षार का कठोर तथा मृदु अभिकारकों से अभिक्रिया के आधार पर अभिक्रिया की वरीयता के आधार पर अम्ल तथा पर कठोर तथा मृदु वर्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है। देखिए मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो अभिक्रिया है, किसी भी अननोन अज्ञात अम्ल क्षार की अभिक्रिया अगर किसी कठोर या मृदु अभिकारकों से हो रही है, तो जो बंध की वरीयता है उसके आधार पर हम अज्ञात अम्ल क्षार को बता सकते हैं कि यह कठोर है या मृदु है। एक उदाहरण हमने लिया था, B एक क्षार है जिसका कठोर या मृदु होना निम्न साम्य पर निर्भर करता है। देखिए जो अभिक्रिया है किस दिशा में आगे बढ़ रही है उस पर निर्भर करेगा जो हमारा B क्षार है वह कठोर है या मृदु है। अगर अभिक्रिया आगे बढ़ रही है तो जो संकुल हमारे पास प्राप्त हो रहा है, देखिए अभिक्रिया उसी दिशा में आगे बढ़ती है जहां पर एक स्थायी संकुल प्राप्त होता है। यानी अभिकारक जो संकुल है वह तभी टूटेगा जब उत्पाद संकुल एक स्थायी संकुल होगा। हमने पिछली क्लास में HSAB कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पियर्सन का HSAB संकल्पना, जो कि कहती है कठोर कठोर के साथ तथा मृदु मृदु के साथ बंध बनाने की वरीयता रखते हैं और जो संकुल प्राप्त होता है वह एक अधिक स्थायी संकुल प्राप्त होता है। यानी जो संकुल हमें प्राप्त होगा अभिक्रिया के बाद वह एक स्थायी संकुल होना चाहिए।
तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी अभिक्रिया को देख के आसानी से बता सकते हैं जो संकुल प्राप्त हुआ है वह अगर स्थायी है, संकुल जो प्राप्त हुआ है वह स्थायी है, तो उसमें अभिकारक कौन कौन से रहे होंगे। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम रिएक्शन को देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए जो हमारी अभिक्रिया थी, अगर आपको याद हो तो वो थी BH प्लस रिएक्ट विथ CH3HG प्लस CH3HG प्लस B यहाँ पर क्षार है जबकि H प्लस यहाँ भार हो गया। अब देखिए इस वाली अभिक्रिया में हम जानते हैं जो B है वह एक अज्ञात क्षार है, क्योंकि हम अभी नहीं जानते कि ये जो है कठोर है या मृदु है, जबकि जो H प्लस आयन है वह एक कठोर अम्ल है, क्योंकि इसे पॉजिटिव चार्ज है ना, अम्ल है, जबकि ये क्या है, मृदु अम्ल। यहाँ पर मृदु अम्ल दिया हुआ है जो जुड़ा हुआ है अज्ञात क्षार के साथ, और ये H प्लस क्या है, कठोर अम्ल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर एक चीज देखने की है, अगर अभिक्रिया आगे की तरफ जा रही है, यानी ये राइट डायरेक्शन में फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब जो संकुल हमें प्राप्त हो रहा है इन अभिकारकों से वह एक स्थायी संकुल होगा, जभी तो आगे अभिक्रिया बढ़ रही है। तो ये जो संकुल है तभी स्थायी होगा जब मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ जुड़ा हुआ हो। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अज्ञात क्षार है यह एक मृदु क्षार हो, तभी अभिक्रिया आगे की तरफ बढ़ेगी, अन्यथा नहीं। आगे की तरफ बढ़ने का मतलब यहाँ पर अभिक्रिया दाईं ओर जाएगी। ठीक है, B अज्ञात क्षार है जिसका कठोर तथा मृदु होना निर्भर करता है अभिक्रिया की दिशा पर। ठीक है, यानी अगर अभिक्रिया दाईं ओर जाती है तो जो अज्ञात क्षार है कौन सा होगा, मृदु क्षार। अगर बाईं ओर जाती है तो यह होगा कठोर क्षार। सबसे पहले इसको इतना नोट डाउन कीजिए। अब देखिए आगे इसमें लिखिए, यदि दो कंडीशन हो गई, एक तो है अगर अभिक्रिया दाईं ओर जाती है तो जो हमारा B क्षार है, अज्ञात क्षार है, वह होगा
तो यदि अभिक्रिया, इसको थोड़ा सा यदि अभिक्रिया दाईं ओर जा रही है तो B एक मृदु क्षार है। यदि अभिक्रिया बाईं ओर जा रही है तो B एक कठोर क्षार है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दो कंडीशन आ जाएंगी। पहली कंडीशन ये कहती है कि यदि अभिक्रिया दाईं ओर जा रही है तो B एक मृदु क्षार होगा। इसी प्रकार से अगर अभिक्रिया बाईं ओर जा रही है तो B एक कठोर क्षार होगा। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट डाउन करें। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक था हमारा अम्ल तथा क्षार का कठोर तथा मृदु में वर्गीकरण, तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि किसी भी अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया अगर किसी कठोर या मृदु अभिकारकों से हो रही है तो उसकी बंधन की वरीयता के आधार पर हम उस अम्ल क्षार का कठोर तथा मृदु के वर्ग में वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर B एक क्षार है जिसकी अभिक्रिया हो रही थी कठोर अम्ल के साथ, तो इस अभिक्रिया को देखकर हम यह बता सकते हैं अगर अभिक्रिया आगे की तरफ जा रही है तो B एक मृदु क्षार होगा। इसी तरह से अगर अभिक्रिया पीछे की तरफ आ रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो जो B होगा वह कठोर क्षार होगा। तो यहाँ तक इसको आपने नोट कर लिया है। अब आगे देखिए, हम जानते हैं जो कठोर और मृदु होते हैं वो तीक्ष्ण विभाजन नहीं होता उनका, एक कठोर है दूसरा मृदु है। तो इसके अलावा एक नई कैटेगरी और आई थी पिछली क्लास में जो हमने पढ़ी थी, जो थी सीमावर्ती। कठोर और मृदु के मध्य सीमावर्ती आते हैं जिनकी कठोरता और मृदुता मध्य में होती है सीमावर्ती में। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इसको नोट कर लिया आपने। आगे देखिए, ठीक है, जैसे कि मैंने ये बताया कि जो कठोर और मृदु होते हैं उनके मध्य तीक्ष्ण विभाजन नहीं होता। एक नई कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं सीमावर्ती। तो जो अम्ल है, अम्ल वह हो सकते हैं कठोर, मृदु तथा सीमावर्ती। ठीक है, सीमावर्ती भी एक तरह के अम्ल हैं जिनकी कठोरता तथा मृदुता जो होती है वह मध्य में होती है, किसके? कठोर तथा मृदु के। ठीक है, सीमावर्ती। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम अम्ल और क्षार
दोनों की जो सारणी है उसके बारे में समझेंगे कि कौन से जो आते हैं कठोर में आते हैं। इसी तरह से क्या है, ये कठोर, सीमावर्ती तथा मृदु। एक एक करके हम दोनों की सारणी के बारे में पढ़ेंगे कि क्षार में कौन से आते हैं तथा अम्ल में कौन कौन से आते हैं। कठोर, सीमावर्ती, मृदु, क्षारों का वर्गीकरण। ठीक है, इनका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कौन से जो है वह कठोर में आते हैं, मृदु में आते हैं या फिर सीमावर्ती में आते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी सारणी है जिसे आपको रीड लगाना पड़ेगा, 2-3 बार में आपको वह सारणी लर्न हो जाएगी। सबसे पहला है हमारा कठोर क्षार यानी हार्ड बेस। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है सारे आपको याद रहें, जो इम्पॉर्टेंट है कुछ बार बार रिएक्शन में जो आएंगे वो तो कम से कम याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अगर याद नहीं होते हैं तो इतना हेडेक की आवश्यकता भी नहीं है इसमें। NH3R NH2 N2H4 H2O OH minus O2 minus ROH RO minus R2O CH3 COO minus CO2 minus NO3 minus PO4 3 minus SO4 2 minus and ClO4 minus F minus and Cl minus। ये सारे हमारे कौन से हो गए, कठोर क्षार। सबसे पहले आप इनको नोट डाउन करें कि ये सारे के सारे कठोर क्षार की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे सीमावर्ती क्षार। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो कठोर और मृदु होते हैं उनके मध्य तीक्ष्ण विभाजन नहीं होता। इस वजह से कुछ जो अम्ल और क्षार होते हैं वह सीमावर्ती भी होते हैं, जिन्हें बॉर्डर लाइन कहा जाता है। सीमावर्ती क्षार, बॉर्डर लाइन बेस। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। C6H5NH2 C5H5N N3 minus N2 NO2 minus SO3 2 minus Br minus। ये हो गए हमारे सीमावर्ती क्षार। इसे भी नोट डाउन करें।
नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी मृदु क्षार। देखिए जो क्षार की सारणी है वह बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जबकि जो अम्ल है वह बहुत सारे हैं, कठोर, मृदु और सीमावर्ती। नेक्स्ट है हमारा मृदु अम्ल यानी सॉफ्ट बेस। H माइनस R माइनस C2H4 C6H6 Cn माइनस RNCCO SCN माइनस RO whole 3 P R3 AS R2S R2SH RS माइनस S2O3 2 माइनस I माइनस। इसे भी नोट डाउन करें। ठीक है, जैसे कि हमने अभी ये अम्ल नहीं है, ये क्षार है। जैसे कि अभी हमने क्षारों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से क्षार जो है वह हमारे कठोर होते हैं, कौन से सीमावर्ती होते हैं और कौन से मृदु क्षार होते हैं। अब ये जो सारणी है, तीनों सारणी आपको रीड लगानी पड़ेगी। जरूरी नहीं है आपको सारे याद हो, लेकिन कुछ तो इसमें से याद हो ही जाएंगे जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज का हमारा क्या टॉपिक था? आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले पढ़ा कि अम्ल तथा क्षार का कठोर तथा मृदु में वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से अभिक्रिया को देखकर हम किसी अज्ञात अम्ल क्षार को बता सकते हैं कि यह कठोर है या मृदु। और सेकंड टॉपिक जो था हमारा वह था कठोर सीमावर्ती मृदु क्षारों का वर्गीकरण, जिसमें हमने क्षारों की जो सारणी है उसको देखा कि उसमें कौन कौन से कठोर में आते हैं, कौन से सीमावर्ती में आते हैं और कौन से मृदु में आते हैं। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। थैंक यू।